बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 19 फरवरी 2024 और हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग का 727वां रोज़ आज स्टार्ट हुआ है। बाहर बारिश हो रही है तो हो सकता है कि बारिश की आवाज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करे, आपको करे ना करे, मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट कर रही है। बहरहाल दूसरे चैनल के ऊपर जहां हम फ़लस्तीन की आज़ादी की जंग की बात कर रहे हैं, वहां पर आप में से बहुत सारे व्यूवर्स के कमेंट्स मुझे रिसीव हुए कि 2 रोज़ से रूस और यूक्रेन की जंग पर बात नहीं हुई, तो डेली बात किया करें। कुछ इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट ख़बरें हैं आपके सामने रख दूँगा। फ़र्ज़ करें कि आप किसी बड़े सारे इवेंट में जाते हैं, अपना कोई मंजन बेचने के लिए, कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेन बेचने के लिए आप जाते हैं, और वहाँ पर ऑडियंस के सामने जब आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो ये पेन लिखने से इनकार कर देता है, तो क्या आपका ये प्रोडक्ट बिकेगा? बिल्कुल भी नहीं बिकेगा, बल्कि जो ऑडियंस है उसका आपके प्रोडक्ट पर से ट्रस्ट और आप पर से ट्रस्ट ख़त्म हो जाएगा, और आपके इस मंजन बेचने वाले जो तकरीर है इसमें से इंटरेस्ट भी ख़त्म हो जाएगा ऑडियंस का। जो यूक्रेन के सदर हैं उनके साथ तकरीबन ऐसा ही हुआ। जब वो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर गए अपना मंजन बेचने के लिए, तो वहाँ पर उनका प्रोडक्ट जो है, वो पेन जो है, वो चला ही नहीं। अब वो किस तरह से, मैं आपको बता दूं, ये आपको नज़र आ रहा होगा। रशिया ने झंडा लहरा दिया और प्रॉपरली ऑफिशियली जो विक्ट्री है उसको रशिया ने अनाउंस कर दिया अवडीवका के अंदर। अब ये इतनी बड़ी विक्ट्री तो नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब ये कोई यूं तो नहीं है कि रशिया ने कीव को कंट्रोल कर लिया, कि इतने झंडे लहराए जा रहे हैं रशिया की जानिब से, या फिर इतना ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है कि आपने यूक्रेन को ब्लैक सी से काट दिया। नहीं, आपने एक की टाउन को कंट्रोल किया, वो भी 6 महीनों की शदीद लड़ाई के बाद। तो इतनी बड़ी विक्ट्री वैसे तो नहीं है, लेकिन ये बड़ी विक्ट्री इस तरह से बन गई कि एक तो रशिया के अंदर इंतखाबात हैं, और इंतखाबात से कबल ये विक्ट्री रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन के फ़ायदे में है, और दूसरा यूक्रेन के लिए इस तरह से ज़्यादा नुकसानदेह है ये विक्ट्री के यूक्रेन के जो नए आर्मी चीफ हैं उन्होंने सबसे पहले ओहदा संभालते ही सबसे पहला जो हुक्म इस बंदे ने दिया, वो हुक्म अपने जो ट्रूप्स हैं उनको अवडीवका से बाहर निकलने का हुक्म जो है वो इस आर्मी चीफ की जानिब से दिया गया है। तो फ्यूचर में पता नहीं किस तरह के, जब स्टार्ट ऐसा है तो आगे पता नहीं कि क्या गुल खिलाएगा जो यूक्रेन का नया आर्मी चीफ है। तो इसलिए, और यूक्रेन की मदद इमदाद को लेकर आजकल बहुत इंपॉर्टेंट दिन चल रहे हैं, तो यूक्रेन बजाय डिलीवर करके दिखाने के इस तरह की अगर शिकस्त यूक्रेन दिखाएगा मैदान जंग में, तो मदद इमदाद जो पहले खटाई में है वो बिल्कुल भी नहीं मिलने वाली यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। तो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अवडीवका की इस विक्ट्री को कुछ ज़्यादा ही सेलिब्रेट किया। जो रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन हैं वो एक टैंक फैक्ट्री का दौरा करने गए हुए थे, तो वहाँ पर रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन ने अपने ट्रूप्स को मुबारकबाद दी, अपनी कौम को मुबारकबाद दी। ज़ाहिर है इलेक्शन सर पर हैं, तो इस तरह की विक्ट्री को भी रशिया बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर जो है वो सेलिब्रेट कर रहा है। ज़ाहिर है आगे पूरे का पूरा जत्था है, नेटो का जत्था है, कोई अकेला यूक्रेन नहीं है, बल्कि नेटो की इंटेलिजेंस, नेटो का असलहा भी यूक्रेन को पूरा मिल रहा है। तो ये विक्ट्री सेलिब्रेट करना बनता है, और रशिया ने इस विक्ट्री को खूब सेलिब्रेट किया है। और जो कुछ ट्रूप्स हैं, कुछ नहीं बल्कि हज़ारों बताया जा रहा है कि ट्रूप्स हैं यूक्रेन के, वो एक केमिकल प्लांट के अंदर छुप कर बैठ गए हैं। तो यहाँ पर हज़ारों जो ट्रूप्स हैं यूक्रेन के, वो भी रशिया पकड़ लेगा। रशिया ने इस फैक्ट्री को, जैसे अज़ोवस्टाल स्टील प्लांट वाला मामला आपको याद होगा, वहाँ पर भी यूक्रेन के कुछ फौजी जो हैं वो बैठ गए थे छुप कर, तो उन्हें हथियार डालना पड़े थे। तो यहाँ पर भी इस तरह का सीन है। तो बहुत बड़ी विक्ट्री रशिया की, और रशिया बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहा है। और ये विक्ट्री एन उस दिन अनाउंस की गई रशिया की जानिब से जब यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अपना कशकोल लेकर पहुंचे थे, वहां पर कुछ मदद इमदाद बटोरने के लिए। तो वहां पर जब यूक्रेन के सदर पहुंचे तो ये खबर जो है वो इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां ग्रैब कर ली इस खबर ने कि यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट टाउन, की टाउन हार गया, जो टाउन बहुत अरसे से 6 महीनों से यूक्रेन इस टाउन के लिए जंग लड़ रहा था, तो ये टाउन यूक्रेन की फोर्सेस हार गई। तो अब आप ये सोचें कि इस बंदे का क्या हाल हुआ होगा जो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, जो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं पूरी दुनिया के, उनके सामने खड़ा हुआ था। तो किस तरह से जस्टिफाई किया यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने ट्रूप्स की परफॉर्मेंस को कि मुझे मदद इमदाद दो, क्यों दो। किस तरह से यूक्रेन के सदर ने जस्टिफाई किया। यूक्रेन के सदर ने अलेक्जेई नावाल्नी की अहलिया के पीछे छुप कर अपने आप को डिफेंड किया।
अलेक्सी नवाल्नी की अहलिया भी म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थी और ये वही दिन था जब अलेक्सी नवाल्नी की जेल में मौत की खबर भी आई। ये वही दिन था और यहाँ पर अलेक्सी नवाल्नी की जो अहलिया हैं वो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में पहला सवाल तो ये पैदा हो रहा है कि म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अलेक्सी नवाल्नी की अहलिया क्या कर रही थी। अलेक्सी नवाल्नी जो रशिया का एक ऑपोजिशन लीडर था, इसने कोई इंतखाब तो नहीं लड़ा, रशिया का कोई सदारती इंतखाब इसने नहीं लड़ा। ये लड़ना चाहता था, प्रो वेस्टर्न इसका एजेंडा था और उस एजेंडे के तहत ये इंतखाब लड़ना चाहता था, लेकिन लड़ा तो नहीं ना। तो इसकी अहलिया ऑपोजिशन लीडर, रशिया के ऑपोजिशन लीडर की अहलिया म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में क्या कर रही थी। यानी कि आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं कि अगर आप प्रो वेस्टर्न हैं, चाहे आप ऑपोजिशन लीडर की अहलिया भी हैं, तो आपको स्टेज भी मिलेगा, प्रोमिनेंट फ्रंट सीट भी मिलेगी। चाहे आप गधे भी हैं और आप प्रो वेस्टर्न हैं तो आपको ये सर पर बिठा लेंगे, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, कि पूरी दुनिया में हमारा प्रोपेगेंडा फैलाने में अगर आप किरदार अदा कर रहे हैं तो मोस्ट वेलकम। इसलिए ये अलेक्सी नवाल्नी की जो अहलिया हैं वो म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थी और अपने खाविंद की मौत की खबर सुनने के बाद भी इस खातून को वैसे तो शाबाश है कि इसने तकरीर भी की है और माहौल बहुत ज़्यादा बन गया था। वही माहौल जो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ बनाना चाहते थे वो माहौल बन गया था। तो यूक्रेन के सदर ने भी अलेक्सी नवाल्नी करके अपनी जान छुड़ाई, यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने, क्योंकि यहाँ पर बात ही यही हो रही थी। तो यूक्रेन के सदर ने सोचा कि चलो आधी तकरीर तो मैं अलेक्सी नवाल्नी पर कंप्लीट कर लूँगा और अलेक्सी नवाल्नी की मौत के बहाने से मैं मदद इमदाद की भी बात कर लूँगा। तो यूक्रेन के सदर का खिताब मैंने आपको बता दिया देसी लैंग्वेज में कि यूक्रेन के सदर का खिताब ये था, माहौल के मुताबिक था। यहाँ वेस्ट हो रही थी और इस वेस्ट के दौरान इनका सामना हो गया जो इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं जयशंकर, उनसे इनका सामना हो गया। तो यहाँ पर भी जयशंकर ने जिस तरह की बातें की हैं, काबिल आदमी है और इसे ऊपर से बिठा दिया। जो एंटनी ब्लिंकन है और जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनके साथ इसे पैनल में बिठा दिया और सवाल पहला क्या किया गया, सवाल पहला किया गया कि आप रशिया से तेल खरीद रहे हैं तो आप जब चाहे, जिससे चाहे, जो चाहे खरीद सकते हैं। तो जयशंकर ने वहाँ पर कहा लगा और जयशंकर ने जो जवाब दिया, जयशंकर ने कहा कि हम स्मार्ट हैं। तो आपको तारीफ़ करनी चाहिए हमारी स्मार्टनेस की बजाय क्रिटिसाइज़ करने के। अब इस खातून की जानिब से दूसरा सवाल किया गया कि आप ब्रिक्स के बारे में क्या कहेंगे। तो जयशंकर ने कहा कि आप G7 के बारे में क्या कहेंगे। जयशंकर ने भी भिगो के इन्हें म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान जो पूरी वेस्टर्न डोमिनेंस यहाँ पर नज़र आ रही थी और यहाँ पर बैठकर जयशंकर ने जिस तरह की गुफ्तगू की है, तो जयशंकर को भी शाबाश है। जयशंकर ने कहा कि देखें बात यह है कि हम, एक होता है नॉन वेस्टर्न और एक होता है एंटी वेस्टर्न। तो हम एंटी वेस्टर्न तो नहीं हैं, बहरहाल हम नॉन वेस्टर्न ज़रूर हैं और नॉन वेस्टर्न आपने ही हमें बनाया है तो फिर भुगतें। तो इस तरह की गुफ्तगू जयशंकर ने यहाँ पर की। तो यहाँ पर जो मैंने आपको बातें बताई, अब आप मुझे बताएं कि यूक्रेन के सदर का मंजन कैसे बिकता। यूक्रेन के सदर को पूछ कौन रहा था यहाँ पर अलेक्सी नवाल्नी की बात हो रही थी, यहाँ पर रशिया की बात हो रही थी, यहाँ पर रशिया के जो ताल्लुकात हैं पूरी दुनिया में उन्हें कैसे ख़राब किया जाए ये बात हो रही थी। बड़ी बातें हो रही थी यहाँ पर यूक्रेन के सदर के पैसे को, मदद इमदाद जिससे थक चुके हैं, अमेरिका भी थक चुका है। तो यहाँ पर यूक्रेन के सदर को कोई ख़ास घास नहीं डाली गई। हाँ, स्टैंडिंग ओवेशन था, वो खड़े होकर तालियां बजाई लोगों ने यूक्रेन के सदर की आमद पर। बस खाली तालियां थी, थपकियां थी, पैसा शैसा कोई नहीं था। यूक्रेन के सदर के लिए वादे वईद थे लेकिन पैसा शैसा कोई प्रैक्टिकली यूक्रेन को मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अमेरिका की जानिब से, अमेरिका और बहुत सारे फड्डे अमेरिका खोल कर बैठ गया है और यूक्रेन की वजह से ही खोल कर बैठ गया है। मशरिक़ वुस्ता के अंदर चाइना के साथ कंपटीशन है और रशिया को आइसोलेट करने में अमेरिका मुकम्मल तौर पर नाकाम है। और इस आइसोलेशन के चक्कर में जो बड़े जायंट्स हैं पूरी दुनिया के, वो रशिया और चाइना की साइड पर आकर खड़े हो गए हैं। तो ये टेंशनें बहुत हैं अमेरिका को। इससे बड़ी टेंशन रिपब्लिकन्स ने डाल रखी है, मैक्सिको के बॉर्डर पर अलग टेंशन है। तो यूक्रेन के सदर को अमेरिका से तो इमदाद मिलती हुई नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक ताल्लुक़ है यूरोप का, तो यूक्रेन के सदर म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में आने से कबल पहले यूक्रेन के सदर ने ब्रेक लगाई जर्मनी में ओलफ शॉल्ज़ से भी मुलाकात की यूक्रेन के सदर ने, और वहाँ पर कुछ जो एग्रीमेंट्स हैं
اسلحے گولے بارود کے انڈسٹریاں لگانے کے، ان پر دستخط کیے گئے۔ پھر جرمنی سے جو یوکرین کے صدر ہیں وہ پہنچے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے ملاقات کی، یہاں پر بھی کچھ معاہدے، کچھ وعدے، اس طرح کے پروجیکٹس پر انہوں نے دستخط کیے۔ اور یوکرین کے صدر نے ان تینوں وزٹس کے بعد جو جرمنی، فرانس اور پھر میونخ سیکیورٹی کانفرنس سے خطاب تھا، اس کے بعد یوکرین کے صدر نے یہ جو ویڈیو میسج جاری کیا، اس میں یوکرین کے صدر کے پاس بتانے کے لیے، اپنے عوام کو، اپنے فوجیوں کو تسلی دینے کے لیے، سوائے جرمنی اور فرانس میں دستخط کیے گئے ان پروجیکٹس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کہ یوکرین کے صدر کانفیڈنس دے سکتے اپنے ٹروپس کو، جن کا مورال بہت زیادہ ڈاؤن ہو چکا ہے۔ ایک تو آرمی چیف کی تبدیلی کی وجہ سے، جس آرمی چیف کے ساتھ ان کی بہت زیادہ ایفیلیشن تھی اور جس آرمی چیف کو یہ پسند کرتے تھے اور کامیابی سے چل رہے تھے، نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ کہ یوکرین بہت اچھا لڑ رہا تھا 2 سال سے، اس آرمی چیف کی سربراہی میں جو زلوزنی تھے، تو ان کو ہٹایا جانا اور پھر اوڈیوکا جیسی جنگ کا ہٹائے جانے کے فوراً بعد اوڈیوکا سے پیچھے ہٹنا یوکرین کے فوجیوں کا، تو یوکرین کے فوجیوں کا مورال بہت زیادہ ڈاؤن ہے۔ اور پھر یہاں سے امریکہ سے مدد امداد نہ ملنا، ریپبلکنز کی جانب سے اڑی ڈالے جانا کانگریس کے اندر، امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے تو اوڈیوکا کی شکست کا ذمہ دار ڈونلڈ ٹرمپ کو قرار دے دیا ہے۔ تو امریکہ میں تو بہت زیادہ اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے، مخالفت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ امریکہ سے یوکرین کی مدد ملنا بہت زیادہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے یورپ کا، تو یورپ کو بھی یوکرین سے زیادہ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹینشن ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے جس طرح کی بات کی تھی آرٹیکل 5 سے متعلق، تو یورپ اس طرح کے معاہدے سائن تو کر رہے یوکرین کے ساتھ، لیکن ان کو عملی جامہ نہیں پہنایا جائے گا۔ معاہدے امپلیمنٹ ہوتے ہوئے بالکل بھی نظر نہیں آ رہے۔ جس طرح کا ماحول ہے تو وہ ماحول امریکہ سے زیادہ یورپ کے لیے خطرناک ماحول ہے، اور یہ ماحول اور زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے امریکہ کے صدارتی انتخابات کا جو فیصلہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر بن جائے گا، تو یورپ کو اب ڈونلڈ ٹرمپ کی فکر ہے، اپنی فکر ہے، یوکرین کی اتنی فکر نہیں ہے۔ ہاں، ان ممالک کو بہت زیادہ فکر ہے، جیسے جو بوکارسٹ 9 کنٹریز ہیں جنہوں نے بہت زیادہ چھلانگیں ماری ان 2 سال کے دوران، جو بالٹک سٹیٹس ہیں، فن لینڈ ہے، رومینیا ہے، انہیں بہت زیادہ ٹینشن ہے اور یہ مدد امداد کے چکر میں بھی ہیں یوکرین کی، لیکن ان کی مدد امداد یوکرین کے منہ میں، اونٹ کے منہ میں زیرے کے برابر ہے۔ تو ان کی مدد امداد سے یوکرین کے صدر کا پیٹ نہیں بھرنے والا۔ جب تک امریکہ کی کانگریس سے وہ بل اپروو نہیں ہوتا، تب تک یوکرین کے اوڈیوکا جیسے جو سرپرائزز ہیں وہ آنے والے دنوں میں بھی یورپ کو اور یوکرین کے اتحادیوں کو ملتے رہیں گے۔ اب کیا ٹرننگ پوائنٹ آئے گا اس جنگ میں؟ اگر کوئی ٹرننگ پوائنٹ نہیں آتا، یعنی کہ اگر زلوزنی عوام کے ساتھ مل کر کوئی پروٹیسٹ نہیں کرتا، کوئی بغاوت نہیں کرتا، یوکرین کے صدر کو کرسی سے نہیں اتارا جاتا یوکرین کے عوام کی جانب سے، تو یہ جنگ اسی طرح لٹکتی جو ہے وہ امریکہ کے صدارتی انتخابات تک جائے گی، اور امریکہ کے صدارتی انتخابات اس جنگ کا فیوچر ڈیسائیڈ کرنے والے ہیں۔ رشیا کی جو چال ڈھال ہے، تو اسے دیکھ کر ایسا نہیں لگتا کہ رشیا جلدی اس جنگ کو وائنڈ اپ کرنے کی کوشش کرے گا، بلکہ رشیا بھی یہ انتظار کر رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے، وہ سب سے پہلے تو یوکرین جنگ کو ختم کرے گا آ کر، اور پھر یورپین کنٹریز کو اس نے سیدھا کرنا ہے۔ تو رشیا ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کا انتظار کرے گا، اور تب تک اس طرح کی جو فتوحات ہیں وہ رشیا کی جانب سے سامنے آتی رہیں گی، اور رشیا کے جو اپنے انٹرنل معاملات ہیں وہ بالکل بھی ڈسٹرب نہیں ہو رہے۔ رشیا کے اندر جو صدارتی انتخابات ہیں وہ بھی چل رہے ہیں۔ مشرق وسطیٰ میں جو رشیا کی انوالومنٹ ہے وہ بھی ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ 26 فروری کو ولادیمیر پوتن ماسکو جو ہے وہ ہوسٹ کرنے والے ہیں۔ فلسطینین اتھارٹی کو، حماس کو ایکسپیکٹڈلی ہوسٹ کیا جائے گا، اور جو مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے اس میں بھی رشیا انٹرسٹ لے رہا ہے۔ یہاں پر اب یورپین کنٹریز اور امریکہ کا تو کیا، رشیا کا بھی کوئی انٹرسٹ نہیں رہا یوکرین جنگ کے اندر۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یورپین کنٹریز کب تک اس جنگ کو افورڈ کرتے ہیں، کب تک یوکرین کے صدر کو افورڈ کرتے ہیں، نظر رکھیں گے۔ کامنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔